साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे थे और पिछली कक्षाओं में हमने गुर्जर प्रतिहार के वंशों में नागभट्ट प्रथम से लेकर महिपाल प्रथम के बीच जितने भी आपके शासक हुए हैं उन सभी शासकों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब आज की इस कक्षा में हम महिपाल प्रथम के बाद में जितने भी जालौर शाखा के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुए हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। महिपाल प्रथम के बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश के जितने भी शासक हुए हैं, चाहे वो महेंद्रपाल द्वितीय हो, चाहे फिर वो देवपाल हो, या फिर आने वाले विनायकपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, यशपाल, त्रिलोचनपाल, ये सारे के सारे शासक ऐतिहासिक दृष्टि से कमजोर शासक माने जाते हैं। इनके बारे में सामान्यतः में कुछ शासकों के बारे में कुछ एक बात या किसी के बारे में दो बातें मिल जाती है, लेकिन फिर भी इन शासकों के बारे में अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि कई बार जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र होते हैं उनमें एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें 4 शासकों के आपको नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि सुमेलित कीजिए, क्रम बताना है। तो जो आपके महिपाल प्रथम के बाद में जितने भी शासक हुए हैं उनमें केवल आपको उनके नाम याद रखने हैं। अगर आपने नाम याद रख लिए तो भी आपके प्रश्न सही हो जाएगा। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। महिपाल प्रथम के बाद में जो अगले शासक बने हैं उनका नाम है आपके महेंद्रपाल द्वितीय। अगर महेंद्रपाल द्वितीय की बात करेंगे तो उनका कालक्रम मात्र 3 वर्ष का रहा है, 945 से लेकर 948 के बीच में। जो उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ अभिलेख मिला है 946 ईस्वी सन का, वो महेंद्रपाल द्वितीय का ही है। महेंद्रपाल द्वितीय के बारे में दो ही बातें आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने इंद्रराज चौहान, ये इनका सामंत था, और महिपाल द्वितीय के वर्षों मालवा में शासन करता था। और मालवा के अंदर ही जगह है दसपुर, जिसको हम मंदसौर के नाम से भी जानते हैं। वहां पर महेंद्रपाल ने एक गांव भी दान दिया था। तो जो ये मालवा में नियुक्ति है या फिर जो ये गांव दान देने की बात है, इन दोनों ही बातों की चर्चा आपके प्रतापगढ़ अभिलेख में की गई है। तो महेंद्रपाल द्वितीय के बारे में आप इन दो बातों का केवल आप ध्यान रखें। महेंद्रपाल द्वितीय के बाद में जो अगले शासक हुए हैं उनका नाम है देवपाल। इनका कालक्रम मात्र 1 वर्ष का है। इन्होंने भी परम बटारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि ली। आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक तो आपके नागभट्ट द्वितीय और इनके बाद में महेंद्रपाल प्रथम, ये ऐसे शासक हैं जिन्होंने परम बटारक महाराजा धीराज की उपाधि ली है। और उसके बाद में देवपाल तीसरे शासक हैं जिन्होंने इस उपाधि को धारण किया है। देवपाल के समय हम देखते हैं चंदेल वंश के शासक थे यशोवर्धन, उन्होंने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। हम देखते हैं कि जब आपके मिहिर भोज शासन कर रहे थे तब उन्होंने कालिंजर क्षेत्र के चंदेल वंश के शासकों को पराजित करके उन्हें अपना अधीनस्थ शासक बनाया था। लेकिन देवपाल तक आते आते, क्योंकि महेंद्रपाल द्वितीय के बाद से ही हम देखते हैं जितने भी शासक आते हैं वो सारे के सारे कमजोर शासक हैं। तो जो अधीनस्थ शासक है वो स्वतंत्र होने के लिए प्रयासरत हैं। और उसी क्रम में जो चंदेल वंश का शासक यशोवर्धन है उसने कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया। यानी एक प्रकार से चंदेल वंश के शासकों ने प्रतिहार वंश के शासकों को चुनौती दी है और इनसे संघर्ष करके कालिंजर क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया है। तो देवपाल के समय से ही गुर्जर प्रतिहारों के विरोध में उन्हीं के सामंत उठ खड़े हुए हैं और इस प्रक्रिया का प्रारंभ आपके चंदेल वंश के शासकों ने किया है। जैसा कि जो खजरो अभिलेख है उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि यशवर्धन गुर्जरों हेतु जलती हुई अग्नि के समान है। तो इस लाइन से ये बात प्रूफ हो जाती है कि अब धीरे धीरे जो अधीनस्थ सामंत, मुख्यतः चंदेल वंश के सामंत, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार हम एक मेवाड़ में वंश देखते हैं गुहिल, और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि गुहिल भी प्रतिहारों के अधीनस्थ थे। लेकिन यहाँ तो एक बात नजर आ रही है कि गुहिल वंश के सामंत थे अल्लट और इन्होंने ही देवपाल की हत्या करवा दी। तो सामंतों द्वारा अपने शासकों की हत्याएं करवाई जा रही है। ये इस बात का संकेत है कि जो केंद्रीय सत्ता है, जो शासक है, वो कमजोर हुए हैं और सामंत धीरे धीरे मजबूत होने लगे हैं। तो महेंद्रपाल द्वितीय और महेंद्रपाल द्वितीय के बाद में अगले शासक बने आपके देवपाल। देवपाल के बाद में अगर हम बात करेंगे तो अगले शासक है विनायकपाल, और विनायकपाल के बाद में महिपाल द्वितीय, और महिपाल द्वितीय के बाद में विजयपाल। आपने देखा होगा 10-15 सालों में ही 5 प्रकार के शासक बन गए हैं, जिसमें हमने पहले नाम देखा था महेंद्रपाल द्वितीय का, फिर हमने नाम देखा था आपके देवपाल का, अब हमने नाम देखा विनायकपाल का, फिर महिपाल द्वितीय का, अब विजयपाल का। तो कम समय में नए शासक बनना ये इस बात की ओर संकेत है कि गुर्जर प्रतिहार के जो शासक हैं वो निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं। और विजयपाल तक आते आते
लगभग जो जितने भी अधीनस्थ शासक हैं सब स्वतंत्र हो गए हैं। जो प्रक्रिया आपके देवपाल से प्रारंभ हुई है, विजयपाल तक आते आते सारे के सारे शासक आपके सामंत आपके स्वतंत्र हो गए हैं। जैसे इस स्लाइड में देखिए, जो कन्नौज का क्षेत्र है वहां पर घेड़वाल वंश के शासकों ने शासन स्थापित कर लिया। बुंदेलखंड वाले भाग में चंदेलों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। ग्वालियर में कच्छप घात आ गए। सकंबरी क्षेत्र में चौहान, मालवा क्षेत्र में परमार, मेवाड़ क्षेत्र में गुहिल, गुजरात में चोलुक्य और कलचुर या चेदी वंश जो आपके छत्तीसगढ़ और आपके उड़ीसा के आसपास थे, वहां के शासक लक्ष्मण देव ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो आप देखते हैं कि जो आपके विजयपाल है और विजयपाल के समय जो घेड़वाल, चंदेल, कच्छपघात, चौहान, परमार, गुहिल, चोलुक्य और कलचुरी वंश के शासक जो प्रारंभ में प्रतिहारों के ही अधीनस्थ सामंत थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि केंद्रीय सत्ता अर्थात राजा ही निर्बल हो चुके हैं, कुछ समय में नए राजा आ रहे हैं जैसे महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल, महीपाल सेकंड, विजयपाल, ये सारे कमजोर शासक हैं। तो कमजोर शासक अपने सामंतों पर नियंत्रण नहीं रख पाए और इसी का लाभ उठाकर सामंत क्या हो गए आपके स्वतंत्र हुए। विजयपाल के बाद में जो अगले शासक हमें नजर आते हैं वह है राज्यपाल। राज्यपाल का कालक्रम है 990 से लेकर 1018 ईस्वी सन के मध्य। इनके समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। हम देखते हैं पूर्व मध्य काल में हम एक विदेशी आक्रांता का नाम पढ़ते हैं, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने इसी राज्यपाल के समय सन 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। आप सभी इस बात से परिचित हैं, कन्नौज प्रारंभ से ही आपके आयुध वंशी शासकों के बाद में निरंतर संघर्षों के बाद आपके प्रतिहार वंश के शासकों का दिन रहा है और कन्नौज पर हमला एक प्रकार से प्रतिहार वंश के शासकों पर हमला था। राज्यपाल एक कमजोर शासक था, इस कारण उसने महमूद गजनवी का सामना नहीं किया। सामना करने के बजाय उसने पलायन का रास्ता चुना और इसी बात से दुखी होकर प्रतिहारों के जो अधीनस्थ शासक थे प्रारंभ में चंदेल वंश और उनके एक शासक थे आपके विद्याधर। विद्याधर ने अपने सामंत अर्जुन कछावा की सहायता से, क्योंकि राज्यपाल ने पलायन किया है, महमूद गजनवी का सामना नहीं किया, इसलिए इसी विद्याधर चंदेल ने अर्जुन कछावा की सहायता से राज्यपाल की हत्या करवा दी। तो हम यहाँ देख रहे हैं दो सामंतों के द्वारा अपने शासकों की हत्याएं करवाई है। इससे पहले भी हमने एक बात पढ़ी है जहां पर हमने देखा था कि जो आपके गुहिल सामंत अल्लट, उन्होंने देवपाल की हत्या की थी और अब हमें नजर आ रहा है विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल की हत्या करवा दी। हालांकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये हत्या इसलिए नहीं करवाई कि उन्होंने पलायन किया। इसके पीछे दूसरा कारण यह था कि विद्याधर प्रतिहार वंश के शासकों के जितने भी क्षेत्र उसको अपने अधीन रखना चाहता था, इसलिए उसने राज्यपाल की हत्या करवा दी। ये बात इससे भी स्पष्ट हो जाती है जैसे जब अगले शासक आए थे त्रिलोचनपाल, और जब त्रिलोचनपाल शासक बने उस समय भी 1019 में महमूद गजनवी का आपके आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण में त्रिलोचनपाल ने महमूद गजनवी का सामना किया, लेकिन यहां पर विद्याधर चंदेल ने त्रिलोचनपाल का आपके सहयोग नहीं किया। तो यहां पर एक बात पता चल रही है कि विद्याधर ने जब आपके राज्यपाल की हत्या की थी तो हत्या इस कारण नहीं की कि उन्होंने पलायन कर लिया, इस वजह से हत्या की है क्योंकि विद्याधर चंदेल खुद राज्यपाल के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता था। और जब हम देखते हैं कि अगला जब शासक आया था आपके, उस समय जब वापस 1019 में महमूद गजनवी ने हमला किया है तो उस समय विद्याधर ने सहयोग नहीं किया। एक आपके विदेशी यात्री थे अल बरूनी, मध्यकाल में आप इनका नाम खूब सुनते हैं। अल बरूनी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि त्रिलोचनपाल के समय गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बारी थी जो गंगा और सो नदी के किनारे थी। और त्रिलोचनपाल के बाद में अगले शासक बनते हैं आपके यशपाल। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक स्थान है कड़ा, और वहां से एक अभिलेख मिला हुआ है जो 1036 का है। इस अभिलेख से ये बात स्पष्ट होती है कि गुर्जर प्रतिहार की जो जालोर भीनमाल शाखा है उसके अंतिम शासक यशपाल है। तो इस प्रकार से इस जालोर शाखा का प्रारंभ नागवट प्रथम से होता है जिसकी समाप्ति आपके यशपाल से होती है। अब हम गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर साथियों आप ध्यान देंगे तो नागवट प्रथम ने जब इस वंश की स्थापना की थी तो वह समय था 730। जब यशपाल के समय इस वंश का अंत हुआ था तो वह समय था आपके 1036। इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद भी किसी वंश का पतन क्यों होता है? किसी एक कारण की वजह से कोई आपके वंश खत्म नहीं होता है। कई सारे कारण जब सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं तब जाकर किसी वंश का आपके खात्मा होता है। तो आज हम
इस अगली कड़ी में हम देखेंगे कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से गुर्जर प्रतिहार वंश के जो साम्राज्य है उनका वंश है आपके समाप्त हुआ है। आपके 5 कारण लिखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे केंद्रीय शक्ति का निर्बल होना, सामंत परस्पर आपके संघर्षशील रहना, निरंतर संघर्ष करना, अनुपस्थित स्वामी और महमूद गजनवी का अंतिम प्रहार। ये वो 5 कारण हैं जिनकी वजह से गुर्जर प्रतिहार वंश का आपके पतन हुआ है। अब हम एक एक कारणों की चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमने कारण देखा है वो है केंद्रीय सत्ता का निर्बल होना। सबसे पहले इस शब्द को समझिए आप कि केंद्रीय सत्ता क्या होती है। जैसे ये मान लीजिए आपके कोई गुर्जर प्रतिहार वंश का आपके क्षेत्र है। इस क्षेत्र की एक राजधानी होगी। राजधानी में जाहिर सी बात है राजा निवास करेंगे, उनके मंत्री निवास करेंगे और उनके अधीन आने वाली सेना निवास करेगी। इनको बोलते हैं केंद्रीय सत्ता। जब राजा कमजोर पड़ते हैं तो जाहिर सी बात है मंत्री कमजोर होंगे और मंत्री कमजोर होने से जाहिर सी बात है आपके सेना कमजोर होगी। तो जब केंद्रीय सत्ता निर्बल होती है तो उसका सबसे पहला जो आपके लाभ मिलता है वो उनके अधीनस्थ सामंतों को मिलता है। जब राजा दुर्बल हो चुके हैं तो जो अधीनस्थ सामंत हैं उन पर राजाओं का नियंत्रण नहीं रहा। महेंद्रपाल प्रथम के बाद में, माफ कीजिए, महिपाल प्रथम के बाद में जितने भी शासक आए हैं वो शासक इतने योग्य नहीं थे कि वे अपने मंत्रियों पर, अपनी सेना पर, अपने सामंतों पर नियंत्रण रख पाए। जब आप अपने अधीनस्थों पर ही नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके वंश का पतन होना ही है। दूसरा हम देखते कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी। जब तक आप अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तब तक आपकी कानून व्यवस्था भी सही नहीं होगी। एक समय ऐसा आ गया जब मंत्री, सामंत और सेना ये राजा के आदेशों की अवहेलना करने लगे। जब अधीनस्थ ही राजा की आपके आदेशों की अवहेलना करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और कानून व्यवस्था बिगड़ने से साम्राज्य में अशांति का दौर चलेगा। और जब साम्राज्य में अशांति होती है तो सबसे जो अधिक नुकसान होता है वो व्यापार को होता है। साम्राज्य में ना तो कृषि हो पाएगी, ना पशुपालन हो पाएंगे, ना उद्योग धंधे विकसित होंगे, ना उद्योग धंधे पर आपके आधारित व्यापार विकसित हो पाएगा। और इन सब चीजों का लाभ किसको मिलेगा? वो लाभ मिलेगा सेना और सामंत को, क्योंकि सेना और सामंत आपके केंद्रीय सत्ता के अधीन होते हैं। जब केंद्रीय सत्ता ही दुर्बल हो गई है तो अब जो आपके बलवान होंगे वो सेना और सामंत होंगे। तो केंद्रीय शक्ति के निर्बल होने से गुर्जर प्रतिहारों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दूसरा कारण देखिए सामंतों का परस्पर मतभेद और संघर्षशील होना। गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन कई सामंत थे, जैसे चौहान वंश के, जैसे आपके मान लीजिए गुहिल वंश के, चंदेल वंश के, कलचुरी वंश के। ये जितने भी आपके अधीनस्थ सामंत हैं ये एक दूसरे से संघर्ष करने लगे हैं। और जब ये दोनों सामंत एक दूसरे संघर्ष करेंगे तो जाहिर सी बात ये सामंत किसको सहयोग नहीं करेंगे? आपके राजा को सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि जब सामंत एक दूसरे से ही आपके संघर्ष कर रहे हैं तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो राजा का सहयोग करें। और जब सामंत एक दूसरे से संघर्ष करेंगे तो साम्राज्य का जो वातावरण शुद्ध होगा वो खराब होगा। प्राचीन काल में एक स्थिति थी कि जो राजा होते थे वे राजा समय समय पर युद्ध के समय सामंतों से सैनिक सहयोग लेते थे। सामंत को सेना आपके राजा के सहयोग के लिए भेजती थी ताकि युद्ध में राजा विजय रहे। लेकिन जब सामंत खुद एक दूसरे से ही संघर्ष कर रहे हैं तो उन्होंने ये सेना राजा के पास भेजना ही बंद कर दिया। तो राजा ने अपनी सेना के लिए क्या किया? उसने लोगों को भाड़े पर सैनिक रखने की शुरुआत की। भाड़े पर सैनिक रखने से नुकसान क्या हुआ? जब भी कोई युद्ध होता था तो जो विपक्षी जो आपके समूह होता था इन्हीं भाड़े के सैनिकों को खरीद लेते थे और इस वजह से गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक युद्ध में पराजित हो जाते थे। तो सामंत एक दूसरे जब संघर्ष कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो राजाओं को उठाना पड़ा, क्योंकि राजाओं के पास आपके सैनिक क्षमता ही नहीं रही। अगर हम आगे देखेंगे कि सामंत स्वयं साम्राज्य स्थापित करने लगे। एक सामंत दूसरे सामंत से इसलिए संघर्ष कर रहा है ताकि वो दोनों क्षेत्रों पर अधिकार करके स्वयं शासक बन जाए, और ऐसा हुआ भी है। जैसे आप देखोगे कि मेवाड़ में गुइल वंश के शासक जो पहले सामंत थे बाद में खुद शासक बन गए। शाकंभरी के चौहान जो पहले सामंत थे फिर खुद शासक बन गए। इसी प्रकार चंदेल वंश या कलचुरी वंश के सामंत ये बाद में खुद शासक बन गए और शासक बनने के क्रम में ही उन्होंने केंद्रीय सत्ता को चुनौती दी। आप देखते हैं देवपाल की हत्या करवाना या फिर राज्यपाल की हत्या करवाना ये सामंतों के द्वारा की गई है। तो सामंतों ने जब देखा कि केंद्रीय सत्ता क्षीण हो चुकी है तो उन्होंने केंद्रीय सत्ता यानी राजा को सीधी चुनौती दी है।
तो हम देखते हैं कि सामंतों के एक दूसरे से संघर्ष से भी राजाओं को नुकसान हुआ है। अगला हम कारण देखते हैं निरंतर संघर्ष। गुर्जर प्रतिहार वंश के अधिकांश शासकों को पाल वंश के राजाओं, राष्ट्रकूट के वंश के राजाओं और अरब आक्रमणों से सामना करना पड़ा है। जब कोई वंश निरंतर युद्ध करता है तो उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक सत्ता कमजोर होती है। जब आप निरंतर युद्ध करेंगे तो आपके साम्राज्य में कृषि कार्य, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार उनको घाटा होगा। निरंतर संघर्ष करने से सेना का मनोबल भी टूटेगा और आप संघर्ष कर रहे हो निरंतर तो राजा का ध्यान प्रशासन की ओर भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका संपूर्ण ध्यान संघर्ष में किस प्रकार विजय करनी है इस बात पर रहता है, न कि प्रशासन पर। तो निरंतर संघर्ष करने से भी गुर्जर प्रतिहार वंश को नुकसान हुआ है कि वो अपने प्रशासन, अपनी राजनीति, आर्थिक क्षमताओं और सैनिकों के मनोबल पर ध्यान नहीं दे पाए। आगे अगर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे इसी में ही, तो राजस्थान में अनुपस्थित स्वामी, ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के कारण बना है। सबसे पहले अनुपस्थित स्वामी का अर्थ क्या होता है उसको देखिए। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो गुर्जरत्रा था, और ये कहां था? आपके राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों में, ये उनका मूल क्षेत्र था। लेकिन धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने, जैसे उज्जैन है, कन्नौज है, इन क्षेत्रों पर अधिकार किया और इनको अपनी राजधानी बनाया। जब गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक उज्जैन या कन्नौज चले गए तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नहीं रहे। वे अब उज्जैन और कन्नौज पर नियंत्रण रखने के कारण उन्होंने अपनी राजधानी उसी बना ली। तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार की एक प्रकार से अनुपस्थित स्वामी जैसी स्थिति होगी। अब जब आप अपना क्षेत्र विस्तृत करते हो तो विस्तृत क्षेत्र पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है। एक तो आप छोटे क्षेत्र पर आपने अधिकार किया है तो यहाँ पर नियंत्रण रखना संभव है, लेकिन जैसे जैसे आपका साम्राज्य बड़ा होता जाएगा उस पर नियंत्रण रखना भी कठिन है। आपका अगर साम्राज्य बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है जो आपके शत्रु है उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप साम्राज्य बड़ा कब करते हो? जब किसी दूसरे पक्ष को हराते हो। जैसे आप दूसरे पक्ष को आपने पराजित किया तो ये पक्ष आपका शत्रु बन गया। जैसे जैसे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अन्य शासकों को हराया है, वैसे वैसे उनके जो शत्रु है उनकी संख्या भी आपके बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आया कि गुर्जर प्रतिहार के शासक बाहरी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इतने ढलाई थे कि उनका नियंत्रण गुर्जरत्रा क्षेत्र से ही हट गया। हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो गुहिल थे उन्होंने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, जो चौहान थे उन्होंने शाकंभरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शासक राजस्थान से बाहर गए हैं तो राजस्थान में अनुपस्थित स्वामी की स्थिति बन गई, यानी राजस्थान में कोई शासक बचा ही नहीं गुर्जर प्रतिहारों का, और इससे कई नुकसान हुआ और धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार वंश को अपने क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा। प्रकार हमने इनके पतन के जो लगभग कारण हैं सब देख लिए हैं। एक और कारण बच जाता है, वो है महमूद गजनवी का अंतिम प्रहार। हम देखते हैं जो आपके राज्यपाल हैं, जो त्रिलोचन पाल हैं, इनके समय 1018 और 1019 में महमूद गजनवी का हमला होता है। महमूद गजनवी ने ये जो गुर्जर प्रतिहारों की बिखरी हुई शक्ति है उस पर अंतिम प्रहार कर इस शक्ति का इतिश्री कर दी। पहले से ही जो वंश आपके एक प्रकार से दुर्गति की ओर जा रहा था, उस वंश का संपूर्ण खात्मा करने का काम फिर आपके महमूद गजनवी के आक्रमणों ने कर दिया। प्रतिहार वंश का मूल्यांकन। इतने लंबे समय तक जब इन्होंने विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया है तो जाहिर सी बात है कि इनकी कई सारी उपलब्धियां रही है। हमें केवल इस वंश के शासकों के नाम नहीं पढ़ने हैं या उनकी प्रमुख घटनाएं नहीं पढ़नी है। कई बार जो सवाल होते हैं परीक्षा में इनके पतन को लेकर या फिर इनकी उपलब्धियों को लेकर भी आ जाते हैं, तो हमें इस बात की भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के इतिहास में क्या महत्व है, उन्होंने हमारे इतिहास में हमें क्या क्या दिया है जिनकी हम आज भी चर्चा करते हैं। उनके द्वारा दी गई बातें या उनके द्वारा जो भी कार्य करवाया गया है वो आज भी प्रासंगिक क्यों है, इनकी उपलब्धियां क्या है, इनके मूल्यांकन क्या है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें एक बात नजर आती है कि उन्होंने 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो उत्तरी पश्चिमी भारत है उस भारत के सुरक्षा प्रहरी अर्थात प्रतिहार की भूमिका निभाई। उत्तर पश्चिम से आने वाले जो अरब आक्रमणकारी हैं उनको रोका। यह बात अलग है जब अंतिम काल में जब राज्यपाल या आपके फिर आपके यशपाल जैसे शासक हुए हैं और वे सभी महमूद गजनवी के आक्रमणों का सामना नहीं कर पाए हैं, लेकिन उससे पहले होने वाले शासक चाहे वो नागभट्ट प्रथम हो, चाहे फिर वत्सराज हो, नागभट्ट द्वितीय हो, मिहिर भोज हो, इन सभी ने जो अरब आक्रमणकारी है उनका सफलतापूर्वक सामना किया है और हमारे देश की आपके लंबे समय तक अरब आक्रमण से सुरक्षा की है।
अरब आक्रमण सुरक्षा करने के कारण ही जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें नागभट्ट प्रथम की तुलना नारायण से, नागभट्ट द्वितीय की तुलना विष्णु से और मिहिर भोज की तुलना आदिवरा से की है। तो विदेशी आक्रांताओं से सुरक्षा करना यह प्रतिहारों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। फिर अगले अगर हम इसकी बात करेंगे तो धार्मिक सहिष्णुता का संदेश। प्रतिहार वंश के काल में उनके साम्राज्य में वैष्णव धर्म भी प्रचलित था, शैव धर्म भी प्रचलित था और शक्ति की भी उपासना अर्थात देवी पूजा भी होती थी। तो हर प्रकार के पंथ को यहाँ पर आपकी जगह दी जा रही है। तो इस प्रकार उन्होंने एक प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। राजनीतिक एकता स्थापित की, जैसे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश लगभग आपके उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में विस्तृत था। प्राचीन काल में अगर हम मौर्य वंश और गुप्त वंश को छोड़ दें, मौर्य वंश और गुप्त वंश, तो इन दोनों वंशों के अलावा गुर्जर प्रतिहारी वे वंश है जिन्होंने इतने बड़े क्षेत्र पर शासन किया है और एक छत्र शासन किया है। एक छत्र शासन करने का फायदा यह होता है कि समाज में राजनीतिक एकता स्थापित होती है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जुड़ता है। लंबे समय तक क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़े रखने से लोगों में एकता स्थापित होती है। तो ये कार्य आपके प्राचीन काल में जिस प्रकार गुप्तों ने किया है, मौर्य वंश के शासकों ने किया है, वैसा ही कार्य आपके गुर्जर प्रतिहार के शासकों ने किया है। इनके समय हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। गुर्जर प्रतिहार के शासकों ने कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है, पशुपालन को भी बढ़ावा दिया है, उद्योग और व्यापार को भी बढ़ावा दिया है। इससे साम्राज्य की स्थिति आपके मजबूत हुई है। कला और साहित्य का विकास। कला और साहित्य में देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के समय ही हम देखते हैं कि उद्योतन सूर्य ने कुली माला और जिनसेन ने हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथ लिखे हैं। जो राजशेखर हैं, जो आपके महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय या फिर आपके महिपाल प्रथम समय राज दरबारी थे, उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनका हमें आज भी जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश के समय ही मंदिर निर्माण की एक विशेष शैली प्रचलित हुई थी जिसको बोलते हैं पंचायतन शैली। तो इस समय में जो कला है और जो साहित्य दोनों समृद्ध हुए हैं। तो विदेशी आक्रांताओं सुरक्षा करना, धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देना, राजनीतिक एकता स्थापित करना, आर्थिक स्थिति मजबूत करना, कला और साहित्य को बढ़ावा देना, इन सारे ही आपके आयामों को विकसित करने का काम गुर्जर प्रतिहार के शासकों ने किया है। तो इस प्रकार साथियों, आज की कक्षा में हमने सबसे पहले महेंद्रपाल द्वितीय, उसके बाद में हमने देवपाल, फिर विनायकपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल और विजयपाल के बाद में राज्यपाल, राज्यपाल के बाद में त्रिलोचनपाल और फिर अंतिम शासक यशपाल के बारे में अध्ययन किया है। उसके बाद में हमने इस वंश के पतन के कारण देखे हैं और पतन के कारणों के बाद में हमने इस वंश का जो मूल्यांकन उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब इस प्रकार से हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के जो मंडोर शाखा है और जो आपकी भीनमाल जालोर शाखा है, उनके संबंधित समस्त आयाम हमने पढ़ लिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट टाइप के पेपर होंगे उनमें इन सारी कक्षाओं से बाहर कोई आपके सवाल नहीं जाएगा। अब अगली कक्षा में हम लगभग आपके 100% 100 MCQ या PYQ लेकर आएंगे, जिसमें आपके भीनमाल और जो आपके जालोर शाखा के संबंध जितने भी सवाल हैं वो सारे उसमें शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद।